वैली ऑफ वर्ड्स का ये आज का अंतिम सत्र है। आशुतोष गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो सेशन किया उसमें हम अश्वत्थामा की बात कर रहे थे, हम महाभारत के एक चरित्र की बात कर रहे थे उसमें, और अब एक और पौराणिक कथा की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अब महाभारत से रामायण की ओर हम लोग आ रहे हैं और एक और चरित्र है जिनके माध्यम से राम कथा और राम को समझना इस किताब का उद्देश्य है। इस किताब का नाम है सीतायन। सीतायन चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की किताब है और अनुवाद किया है एक ऐसे शख्स ने जिनकी अनुदित किताबों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसमें तमाम आपको जितनी किताबें मिलेंगी अनुदित, वो सब पौराणिक चरित्रों पर आधारित होंगी। पौराणिक कथाओं के नाम से एक तरीके से उनका नाम अब पर्याय बन चुका है कि वो कर रहे हैं तो आशुतोष जी कर रहे होंगे, सीता पर है तो आशुतोष जी कर रहे होंगे। वो इस तरीके से एक पूरा एक बन चुका है। और उसके अलावा उनका काम अगर आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो डिक्शनरी होती है हिंदी में, वो उन्होंने एक ओरिजिनल काम किया है, जो कि एक बड़ी बात है। कभी उस सब पर अगर सत्र होगा तो उस पर उनसे बातचीत की जाएगी और मैं पूछूंगा कि इतनी क्लिष्ट हिंदी उसमें क्यों रखी जाती है। खैर, अभी हम अनुवाद की बात कर रहे हैं। मेरे साथ में ममता किरण है, वरिष्ठ कवयित्री हैं, गज़ल वो हैं, और हाल ही में इनका कविता गज़ल संग्रह आया था और आंगन में शजर है उसका नाम है, काफ़ी चर्चित रहा। एक सम्मान उस पर इनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से संभवतः मिला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और हमारे साथ में वो आशुतोष जी से बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं माइक उनको सौंपता हूँ और आशुतोष जी से वो इस पर बातचीत करेंगे। किताब का नाम है सीतायन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंजुम जी, और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आशुतोष गर्ग जी आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अच्छा लग रहा है। बहुत बधाई देती हूँ सबसे पहले तो आपको कि आपकी किताब ये यहाँ अनुवाद की श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुई और आपसे बात करने का मौका मिल रहा है मुझे, और इसके लिए मैं वैली ऑफ वर्ड्स का धन्यवाद भी करती हूँ कि मुझे भी ये अवसर प्रदान किया गया कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। तो ये जो मैं यदि बात करूँ इस किताब पर, तो जो सबसे पहले ये जो सीतायन है, और अंग्रेज़ी में चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी जी की ये इसका शीर्षक है द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट। तो जब हम वो अंग्रेज़ी का जो शीर्षक जब हम देखते हैं तो उससे ये कहीं पता नहीं लगता है कि ये अंदर किताब के अंदर जो है वो क्या होगा, किस तरह की उसमें कहानी है, क्या या उपन्यास है, कौन से चरित्र को लेकर के है। लेकिन जब हम ये हिंदी में जब आप लाते हैं इसको सीतायन के नाम से, तो ये स्पष्ट हो जाता है। तो ये जो शीर्षक है ये कैसे आपने बदला, इसको इस तरह से रखा, कैसे ये शीर्षक कैसे आया? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। जी, सबसे पहले तो ममता जी मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझसे बात करने का ये मुझे मौका दिया, और वैली ऑफ वर्ड्स का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तमाम ज्यूरी मेंबरान का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस किताब को शॉर्टलिस्ट किया 5 बेहतरीन किताबों में। निश्चित रूप से बहुत अच्छी और शानदार किताब लिखी गई है, और मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया कि अच्छे से अच्छा इसका अनुवाद हो सके। चित्रा जी की पहले भी एक किताब मैंने पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, उनकी एक बड़ी चर्चित किताब है, तो उसका भी मैंने अनुवाद किया था द्रौपदी की महाभारत नाम से, जो बहुत ही पसंद किया गया, बहुत चर्चा में रहा, और अभी उसको बहुत पसंद करते हैं। इस किताब की बात सीतायन की, जैसा कि आपने सवाल किया अभी कि इसका जो शीर्षक है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इसको लेकर काफ़ी प्रकाशक के साथ काफ़ी मंथन हुआ, काफ़ी चर्चा हुई, और चित्रा जी ने जो नाम इसका दिया था किताब का, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स, मैं पूरी किताब जब अनुवाद मैंने इसका कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, तो बाद में ही हम इसका शीर्षक जो है वो डिसाइड करते हैं। बाद में शीर्षक चुना जाता है किताब का। तो शीर्षक चुनते वक्त मैं बहुत देर इस पर विचार करता रहा, लंबे समय तक सोचता रहा, लेकिन मैं ये जान नहीं पाया कि इसका शीर्षक चित्रा जी ने द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट क्यों रखा होगा। तो निश्चित रूप से इसमें उनका जो सीता का जो चरित्र है, वो उसमें उन्हें प्रकृति के प्रति जो उनका लगाव है, जो उनका आकर्षण है, और एक चिकित्सक के रूप में भी उनका कुछ हिस्सा देखने को मिलता है। तो कुछ उनका बहुत सारा समय जो है वो वन्य प्रदेश में बीता,
अपने पिता के घर में भी, फिर बाद में जब वो राम के साथ वनवास में चली गई वहाँ पर भी। तो फॉरेस्ट वाला जो पोर्शन है जहाँ पर पेड़ पौधों के बीच जो उनका जीवन बीत रहा है, मुझे लगता है कि शायद एक वो कारण उनके मन में रहा होगा जब उन्होंने इसका नाम ये रखा। लेकिन मुझे जब हिंदी में अनुवाद करने की बात आई तो मुझे, अगर हम इसका एकदम शाब्दिक अनुवाद कर दें या उससे मिलता जुलता कोई नाम रखें, तो मुझे तो वो बात जमी नहीं। इसलिए फिर मैंने प्रकाशक से इसके लिए अनुरोध किया कि ये चूंकि सीता की नज़र से है, तो ये कथा राम की मुख्य रूप से, लेकिन चूंकि सीता के परिप्रेक्ष्य से लिखी हुई है और इसमें सीता का दृष्टिकोण बहुत उभर कर सामने आता है, तो मुझे लगा कि सीता की नज़र से अगर राम की कथा का ये शब्द बने तो अच्छा रहेगा। उन्होंने अपनी भूमिका में भी इसका जिक्र किया, और जब ये किताब शुरू होती है तो आपने पढ़ी होगी, तो इसका जो शुरुआती जो पहला अध्याय है उसमें ये बात आई है कि सीता जब वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं तो वाल्मीकि उनसे कहते हैं कि आप अपनी कथा खुद लिखिए, जो आपने खुद देखा है, जो खुद आपने अनुभव किया है, वो कथा आप खुद लिखिए। तो सीता अपनी कथा खुद लिखती हैं और उसे वो नाम देती हैं सीतायण। तो ये बात चित्रा जी ने उनकी किताब में मूल रूप में भी लिखी हुई है, और मुझे लगा कि ये जो शीर्षक है ये बहुत ही उपयुक्त रहेगा। रामायण जो शब्द है उससे हम सब लोग परिचित हैं, बहुत अच्छा और सुंदर शब्द है। तो मुझे लगा कि सीता की यात्रा से जब को अगर आपकी हम बात हुई जी इसको बदलने के लिए, तो उनकी जी सहमति ज़रूर रही होगी कि हाँ इसका शीर्षक ये रखा जाए सीतायन, या खाली प्रकाशक से अ, ही बात करके नहीं, आपने इसका। चित्रा जी से तो इस पर चर्चा हो सकता है प्रकाशक ने की हो। मेरी तो चूंकि प्रकाशक से ही बात हुई थी, तो मेरा ये मानना था कि इसका नाम, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मेरे हिसाब से इसका सबसे उपयुक्त नाम जो है वो सीतायन है। तो इस काम में जो मेरा अनुभव रहा है और जो मुझे इसकी जितनी समझ है पौराणिक साहित्य की, और इस काम से जुड़ी जितनी किताबें मैंने अब तक अनुवाद की हैं, तो उसको देखते हुए उन्होंने शायद मेरे अनुभव पर और मेरी समझ पर कुछ भरोसा किया होगा, तो उन्हें लगा कि शायद ये नाम उपयुक्त है, और फिर ये नाम फाइनल किया। जी, तो जैसे रामायण है, हम सब जानते हैं राम जी की कथा, सब उस और सब सदियों से हम सब उसको सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, गुनते आ रहे हैं। जी और ये जो है सीतायन, तो ऐसा लगता है कि इसमें सीता की ही कथा है, और लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सीता के परिप्रेक्ष्य से राम की कथा। जी तो जब अंदर देखते हैं तो सीता जो है वो वाकई राम की कथा कह रही, लेकिन शीर्षक से ऐसा लगता है कि जैसे कि सीता की जो व्यथा कथा है सीता ने इसमें वो ही व्यक्त की होगी, जबकि ऐसा नहीं। तो इस पूरे उपन्यास की क्या जिस्ट है, थोड़ा सा मुझे आप वो बताइए। देखिए, अगर हम ये माने कि सीता और राम अलग हैं, तो यहाँ से ये हमारी पहली भूल यहाँ से शुरू हो जाती है कि अगर हम जब ये मानते हैं कि सीता और राम अलग हैं, तो सीता और राम जो है वो एक ही चेतना है और उसके दो रूप हैं। तो इसलिए राम की कथा सीता की नज़र से देखें या उसे आप सीता की कथा कहें, वो एक ही बात है। वो एक ही चेतना के दो रूप हैं, और इसलिए उन दोनों की कथाओं को अलग करके देखना तो मुझे लगता है शायद वो उतना तर्कसम्मत ना हो। और इसलिए चूंकि ये सीता के परिप्रेक्ष्य से लिखी हुई कहानी है, कथा तो ये राम की है, लेकिन चूंकि सीता के, अगर आप इसका शीर्षक रामायण ही रहने देंगे या इसे उसी उसी तरह से ही प्रस्तुत करेंगे जैसे अब तक किताबें होती आई हैं, तो फिर इसमें कुछ नयापन तो नहीं रहेगा। तो मुझे जी लगता जी है जी। कि उस नज़र से भी अगर इसे सीता की नज़र से देखा जाए तो शायद ये उपयुक्त होगा। मैं इसमें से ना थोड़ा सा एक अंश पढ़ना चाहती हूँ, और जी जी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसमें जब हम पौराणिक पात्रों को लेकर के आज के समय में जो चीज़ें लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आज का विमर्श जो है, और स्त्री विमर्श जिसे कहते हैं, और चूंकि ये सीता के उससे लिखी गई है तो वो होता है। तो मैं इसमें से देखिए थोड़ा सा एक अंश पढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ, और फिर पूछती हूँ। ये देखिए, सीता विवाह हो चुका है और वो सब विदाई का जो समय है
कि मुझे सबसे पहला आश्चर्य हुआ और ये इसलिए भी मैं पढ़ रही हूँ ताकि जो भी जितने भी हमारे यहाँ पर सुनने वाले हैं उनको भी पता चल सके और उन तक भी ये किताब पहुँचे, क्योंकि इन आयोजनों का यही एक उद्देश्य भी होता है कि किताबें ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचें, और तो जो सुनने वाले हैं उनको भी पता लगेगा कि आखिरकार इसमें किस तरह से चीज़ें लिखी गई हैं और किस तरह से आपने अनुवाद किया है। कि मुझे सबसे पहला आश्चर्य हुआ जब हम अयोध्या के लिए निकलने को थे, मेरी माता ने मेरी दासी मालिनी को हमारे साथ अयोध्या भेजना चाहती थी ताकि वह नए घर में हमारे संभलने तक सहायता कर सके। मांडवी और श्रुतकीर्ति भी दासियों को साथ लाई थी, परंतु राजा दशरथ ने सबको यह कहकर हैरान कर दिया कि उनकी प्रत्येक पुत्रवधू के लिए उनके महल में अनेक दास दासियां हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था। अब तुम सब अयोध्या की राजकुमारियां हो, उन्होंने कहा, इसलिए उचित होगा कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हारी सेवा करें। उर्मिला परेशान थी। मालिनी साड़ी के पल्लू में मुंह छुपाकर रोने लगी। मुझे भी दुख हो रहा था। मालिनी बहुत भरोसेमंद थी और उसका स्वभाव अच्छा था। हमें घर की याद सताती तो वह हमें दिलासा देती, हमारे साथ हंसी मजाक करती और राक्षसों की काल्पनिक कहानियां सुनाती थी। मुझे परेशानी इस बात से थी कि दशरथ ने यह निर्णय स्वयं ले लिया था। उन्होंने हमारी इच्छा नहीं पूछी और ये भी नहीं सोचा कि इससे किसी को दुख हो सकता है। मेरी माँ ने दशरथ को समझाने का प्रयास किया। इसी तरह आगे चल करके कि जब वो उसी पालकी में बैठना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि उर्मिला को भी अपने साथ ही पालकी में बिठा लें, तो वहाँ पर भी दशरथ बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। वो दशरथ को मेरा ये अनुरोध भी अटपटा लगा, बेटी एक ही पालकी में बैठने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम सबकी सुविधा के लिए अलग अलग पालकी लाया हूँ। फिर नीचे आती हूँ तो उनका कहना ठीक है। हमारा कारवा अयोध्या जाने को तैयार था। घोड़े जमीन पर पैर पटक कर हिनहिना रहे थे। नौकर चाकर गाड़ियों में खाने पीने का सामान रखने में व्यस्त थे और पुरोहित मार्ग में अक्षत छिड़क कर सबकी सुरक्षित यात्रा की कामना कर रहे थे। मुझे शब्द वापस लेने पड़े, लेकिन मैंने स्वयं से वादा किया कि अयोध्या पहुंचने के बाद मैं राजा दशरथ को अपना जीवन इस तरह नियंत्रित नहीं करने दूंगी। तो ये जो एक साथ साथ इसमें एक स्त्री विमर्श की जो बात है, और आज के समय में जो लोग पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं इसमें ये जो बातें हैं ये सब कोई नारेबाजी नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक आम बोलचाल की जो भाषा है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और कैसे जो आज की जो पीढ़ी है और वो कैसे धीरे से कब से चुपके से उसके भीतर एक स्त्री विमर्श जो है वो ये चला आता है कि मैं अपने निर्णय स्वयं करूँगी और किसी दूसरे को हक नहीं दूंगी। इस तरह से और भी प्रसंग हैं इसमें, और चाहे वो मंदाकिनी की बात हो, मंदोदरी की बात हो, और उर्मिला की बात हो, और सुनैना की बात हो, और कौशल्या की बात हो, तो ये चीज़ें इस पूरे उपन्यास में आई हैं और इस तरह से साथ साथ एक स्त्री विमर्श लेकर के चलती हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये अच्छा आपने प्रश्न किया। जब हम कोई कहानी कहते हैं तो वो जिस पात्र के संदर्भ में कही जा रही है, जिस पात्र के दृष्टिकोण से कही जा रही है, अगर हम उसके विचारों को पूरी तरह से उसमें व्यक्त न कर पाएँ, अगर हम उसके मन की भावनाओं को पूरी तरह से उन्हें अभिव्यक्ति न मिले, तो फिर उस बात को कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो अगर एक स्त्री द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है और एक स्त्री की नज़र से लिखी हुई पुस्तक है, तो अगर उसमें स्त्री विमर्श ना हो, अगर उसमें नारी जो महसूस कर रही है, अगर वो अपने ससुर की जो इच्छा है, अगर वो उस पर थोपी जा रही है और अगर वो उसके खिलाफ कुछ कहना चाहती है, उसके मन में अगर उसके विरोध में कुछ भावना चल रही है, तो अगर उसको अभिव्यक्ति न मिले तो मुझे लगता है कि बात अधूरी रह जाती है। तो एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है कि चित्रा जी की जो ये किताब है ये मुख्य रूप से वाल्मीकि की रामायण पर आधारित है। अब रामायण के बहुत सारे रूप हमारे सामने मौजूद हैं, आप जानते हैं। मुझे नहीं पता आप इस बात से परिचित हैं या नहीं, लेकिन कम से कम 200 से 250 रामायण के संस्करण जो है देश भर में मिलते हैं। और वाल्मीकि की रामायण जो है वो आदि काव्य है, आदि ग्रंथ है। चित्रा जी ने इसे चुना और इसमें और आपको हर संस्करण में, रामायण के जितने भी संस्करण हैं उसमें आपको अलग अलग पात्रों के अलग अलग मूड्स और अलग अलग शेड्स आपको नज़र आते हैं। तो अगर आप तुलसीदास की रामचरितमानस देखेंगे तो उसमें सीता का जो रूप है वो इतना आउटस्पोकन नहीं है, वो इतनी खुलकर अपनी बात को नहीं कहती है।
लेकिन वाल्मीकि की रामायण को अगर आप देखेंगे तो उसमें सीता का जो रूप है वो बहुत ही वो अपने विचारों को लेकर बहुत स्पष्ट है, अपनी बात को बहुत मुखरता से कहती हैं और जो बात उन्हें बुरी लगती है उसे कहने से वो झिझकती नहीं है। तो चूंकि उस चित्रा जी की इस पुस्तक का आधार वाल्मीकि की रामायण है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसमें जो सीता का जो चित्रांकन है, उनका जो जिस तरह का उनका चारित्रिक रूप और उनकी विशेषता दिखाई गई है, तो वो उसी आधार पर दी गई है जैसा कि वाल्मीकि की रामायण में है। तो वाल्मीकि की रामायण में भी सीता का यही रूप है कि वो अपनी इच्छा को दबाती नहीं है और उसे पूरी तरह से खुलकर व्यक्त करती हैं। और आपने जो अंश अभी पढ़कर सुनाया उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें उन्होंने जो समाज का जो स्त्री पर या नारी पर जो एक आरोपित एक मत है कि जो हमारी बात है पुरुष प्रधान समाज वाली जो बात है जो अक्सर निकल कर आती है बातों में, तो उसको उन्होंने उसके खिलाफ उन्होंने लिखा है। तो ये अच्छी बात है, मुझे लगता है कि ये बात तो रखी ही जानी चाहिए और एक स्त्री के पक्ष में बोलना और उसे उन विचारों को खुलकर व्यक्त करना, मुझे लगता है कि अच्छी बात है। मैं तो इसके पक्ष में हूँ। इसी तरह से एक और प्रसंग है कि कौशल्या को वो अपने पक्ष में कर लेती हैं जानकी, और किस तरह, क्योंकि वो बहुत उपेक्षित रही थी शुरुआत में, और जब ये आ जाती हैं तो उन्हें किस तरह से अपने साथ मिलाती हैं और फिर उनका उसी तरह से फिर से जो है स्वागत सत्कार होने लगता है और उसी तरह से उनको मान सम्मान मिलने लगता है। तो बस ये जो मैं सिर्फ भाषा की बात करूंगी कि एक दिन प्रशंसा ने धीरे धीरे कौशल्या को बदल दिया, वह युवा दिखने लगी और कभी कभी राजा दशरथ की दृष्टि पड़ने पर उन्हें शर्म आ जाती थी। यद्यपि संध्या समाप्त होने पर राजा दशरथ कैकेयी के पास लौट जाते थे, परंतु फिर वह कभी कभी रात्रि में कौशल्या के पास भी रुकने लगे। एक दिन अपने माता पिता के जाने के बाद राम ने अचानक मुझे चूम लिया, तुमने चमत्कार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी हो पाएगा। आपकी सहायता और सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। मैंने राम को चूमते हुए कहा, आखिर हम साथ रहते हैं, हम जीवन साथी हैं और मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं माँ के साथ तुम्हारे उदार व्यवहार के लिए भी तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे तुम्हें यह करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये जो भाषा है और पौराणिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं और आज हम यदि इस तरह की भाषा जो यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, तो ऐसा लगता है कि ये जैसे कि वो ये एक रोमांटिक उपन्यास की शक्ल नहीं ले लेता है। क्या आपको लगता है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर धनुष से संवाद है, प्रकृति से संवाद है, पेड़ पौधों से संवाद है, इस सब के बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपने एक तरह से मेरे मन का प्रश्न छेड़ दिया है। मैंने जब इस किताब को अनुवाद किया तो अंश थोड़े हटकर लगे। मैं उसे अटपटा तो नहीं कहूँगा क्योंकि चित्रा जी बहुत अच्छी लेखिका हैं, बड़ी मजी हुई लेखिका हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब पौराणिक पुस्तकों को लिखा, पौराणिक साहित्य पर आधारित जब हम कोई किताब तैयार करते हैं, तो मैं इस बात का पक्षधर हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अनुवादक नहीं हूँ, मैं लिखता भी हूँ। मेरे अपने भी उपन्यास हैं और वो सभी जो है वो ज़्यादातर मेरी जो किताबें हैं वो सब पौराणिक साहित्य पर ही आधारित हैं। तो मैं इस बात को और इसकी नाजुकता को भली भांति समझता हूँ कि ऐसी इस तरह की पुस्तकों को तैयार करने के लिए जो भाषा होनी चाहिए, हमें जहाँ तक संभव हो उसकी मर्यादा को कायम रखना चाहिए। तो मुझे भी कुछ इस किताब में कुछ अंश ऐसे लगे, कुछ प्रसंग ऐसे लगे, कहीं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो शायद जिनसे बचा जा सकता था या शायद जिनकी आवश्यकता नहीं थी। अब हालांकि वो कथाकार हैं और मुख्य कहानी के इर्द गिर्द ताना बाना बुनना और उस कहानी को विस्तार देना, तो ये कथाकार का वो अपनी स्वतंत्रता लेता है और अनुवादक होने के नाते मुझे उसमें जोड़ने घटाने का जी, आपने अनुवादक होने के नाते इसमें किस तरह की स्वतंत्रता ली है? कुछ घटाया है, कुछ बढ़ाया है या जस का तस रख दिया है? नहीं, देखिए वैसे है कि अगर सैद्धांतिक रूप से नियम की बात करें तो अनुवादक को जोड़ने घटाने का अधिकार तो नहीं है। तो लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम लेखक के मन को छू सकें और उसके मन को पढ़ सकें कि लेखक ने जब ये किताब लिखी होगी तो वो क्या सोच रहा होगा।
या उसके मन के क्या भाव होंगे, क्योंकि अगर हम केवल शब्दों तक सीमित रहेंगे तो हम पूरी बात नहीं उतार सकते उसको। तो उसके उसके भावार्थ को, उसके मन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा छूट तो नहीं ली है। अगर आप इसका मूल अंग्रेज़ी रूप पढ़ेंगी तो आप पाएँगी कि मैंने मूल के बहुत निकट रहने की और नज़दीक से नज़दीक रहने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, ठीक है, मैं अगर इसमें ज़्यादा स्वतंत्रता लेता और अनुवाद को अपने ढंग से लिखने की कोशिश करता, तो फिर ये इसमें आपको मेरी मेरी जो लिखावट की झलक है वो देखने को मिलती। मैं नहीं चाहता था कि लेखक के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये जिस भी तो भाव से लिखा। जी। जी बताए। मैं यही कह रहा था कि उन्होंने जिस भाव से लिखा, अगर किसी को संदेह है या किसी को ऐसा लगता है कि अनुवादक की भाषा में कोई कमी रह गई या अनुवाद जो है जिस स्तर का होना चाहिए था उस स्तर का नहीं हो पाया, तो उन्हें मूल पुस्तक भी देखनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना प्रयास यही रहा है। मैंने बहुत सारी, आपने जैसा कि शुरू में देखा होगा कि मैंने बहुत सारी किताबों का अनुवाद किया। लगभग 25 किताबें हैं जो मेरे मेरे द्वारा अनुदित हैं और प्रकाशित हैं। तो मैं इस बात का बहुत ख्याल रखता हूँ कि मेरी भाषा में कोई इस तरह की गड़बड़ या इस तरह की कोई कमी ना रह जाए कि ये आक्षेप मुझ पर लगे कि मैंने ज़्यादा छूट ली, ज़्यादा स्वतंत्रता ली और किताब का जो पूरा स्वरूप था उसे बदल दिया। तो मैं ये कोशिश नहीं करता हूँ और मूल के जितना निकट हो मैं उतना रहने का संभव प्रयास करता हूँ। जी और इस किताब के साथ भी मैंने ऐसा ही किया। जी। तो अब आपकी तरफ जी, आती हूँ और आपसे ये जानना जी। चाहती हूँ कि आपकी स्वयं 8 किताबें हैं, आप स्वयं इतने बड़े रचनाकार हैं और अनुवाद की आपकी 25 किताबें हैं। तो इन जी। दोनों कामों के बीच में जो है आपका जो लेखन है वो बड़ी दुविधा होती होगी और आपको कभी ये नहीं लगता कि इससे हमारा लेखन जो है वो प्रभावित हो रहा है और या आपको उससे अपनी जो लेखन के लिए कुछ खाद पानी मिलता है अनुवाद करने के लिए, कहीं वो आपको समर्थ करता है? तो किस तरह क्या वो रहता है कि एक तरफ आप अनुवाद भी कर रहे हैं और एक तरफ आप स्वयं इतने बड़े रचनाकार हैं और 8-8 किताबें हैं आपकी, इन दोनों के बीच का जो सामंजस्य है वो किस तरह होता है? अ, मैंने एक्चुअली काम तो शुरू में पहले अनुवाद का ही पहले शुरू किया था, बाद में मौलिक लेखन पर मैं बाद में आया। लेकिन मुझे आज भी अनुवाद बहुत पसंद है। मैं अनुवाद को छोड़ नहीं पाता। हालाँकि मेरे पास अपना लिखने के लिए बहुत कुछ है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं। लेकिन मैं अनुवाद का जो के प्रति जो मेरा लगाव है वो मैं छोड़ नहीं पाता। और उसका कारण ये है कि ये आपने ठीक कहा कि अपने मौलिक लेखन के लिए भी अनुवाद से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हम दूसरे लेखकों को पढ़ते हैं। इसी बहाने हमें कुछ नई किताबें पढ़ने का और उनसे कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। तो लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मतलब आप अगर 5 किताबें पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा-सा लिखने का प्रयास करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। तो अनुवाद के माध्यम से कम मुझे पढ़ने का मौका मिलता है। और जो आपने बात कही सामंजस्य बिठाने की, तो वो ये है कि अ, दोनों कामों का अपना-अपना एक उसकी एक लिमिटेशन भी है, उसकी एक सीमा भी है, कुछ परेशानी है, कुछ लाभ भी है। अनुवाद में लाभ ये है कि आपके पास कहानी तैयार है, आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको कुछ गढ़ना नहीं है और आपको सिर्फ़ उसकी भाषा को बदलना है। तो आपके पास ये एक सुविधा उपलब्ध रहती है उस समय। लेकिन मौलिक लेखन में ये है कि आपको सारा अपने पात्र तैयार करने हैं, कथा पूरी खुद तैयार करनी है, प्लॉट खुद सोचना है और आपके पास एक ज़मीन है और उसके ऊपर जो है आपको पूरी इमारत खुद खड़ी करनी है। तो लेकिन अनुवाद के मामले में आपके पास थोड़ी स्वतंत्रता कम रहती है, लेकिन फिर भी मुझे अनुवाद पसंद है, मैं करता हूँ। मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में अनुवाद करता हूँ और मैंने इसीलिए मैं इतना काम कर पाया हूँ और मुझे खुशी हिंदी है। में करते मैं ये हैं या काम आगे हिंदी भी से भी जारी अंग्रेजी में? रखूँगा। जी। अंग्रेजी से हिंदी में करते हैं या हिंदी से भी अंग्रेजी में किया है नहीं, आपने हिंदी अनुवाद? से अंग्रेज़ी में मैंने हिंदी से अंग्रेज़ी में भी किया है और अंग्रेज़ी से हिंदी में तो करता ही हूँ। जी तो जी हिंदी जी से जी अंग्रेज़ी में भी मेरी कुछ किताबें हैं, जो प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित जी हैं। जी जी जी।
तो आप जी भी तो अनुवाद को, चलिए आप बहुत मान्यता मिल रही है और अनुवाद आप छोड़ना नहीं चाहते, अनुवाद आपका बहुत प्रिय काम है, मौलिक जी लेखन से जी भी ज़्यादा प्रिय काम है, जहाँ तक मुझे समझ में आया आपकी बातों से। तो जो और अनुवाद के जो और लोग करना चाहें, या आज की जो पीढ़ी है जी जी इसमें जो रचनाकार हैं, वो यदि इस ओर आए, क्योंकि उनको लगता है कि अनुवाद में कुछ रखा नहीं है और अनुवाद को कहीं मान्यता नहीं है, इस तरह की जो बातें हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं, और आप उनको कौन कौन सी बातें ऐसी ज़रूरी लगती हैं कि अनुवाद के लिए ये होना चाहिए? अ, देखिए, इसमें क्या है कि ये बात सही है कि हमारे यहाँ, मतलब भारत में, अपने देश की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ आज भी अनुवादक को अ, वो जगह, वो सम्मान और वो प्रतिष्ठा नहीं मिली जो मुझे लगता है बाहर के देशों में मिलती है। अ, हालांकि जैसे वैली ऑफ वर्ड्स का ये अनुवाद का सेशन आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से अनुवादकों को सामने लाने का प्रयास बहुत कम होता है। ज़्यादातर जो फोकस है वो लेखक पे रहता है और अनुवादक को आगे आने का मौका बहुत कम मिलता है। जबकि हकीकत ये है कि अनुवादक जो है वो एक सेतु है, और अगर अनुवादक ना हो तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो जिन्हें आप कभी, जो आप तक कभी पहुंचेंगी नहीं। तो जो अधिकांश जो अच्छा और बृहद साहित्य है वो आप तक अनुवादक के जरिए ही पहुंचता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अनुवादक को उसका श्रेय मिले, उसके काम का। और मैं केवल पारिश्रमिक की बात नहीं कर रहा। मैं आपके इस मंच से ये बात कहना चाहता हूँ कि श्रेय का मतलब, श्रेय बहुत महत्वपूर्ण शब्द है एक अनुवादक के लिए। वो एक उसको आप लेखक का दर्जा देना चाहिए, लेखक के बराबर ही होता है वो। ये एक संयोग की बात है। देखिए, थोड़ा सा पीछे लौट रहा हूँ ज़रा सा, अगर आपका समय लूँ तो। इस बात को करीब 110 साल, 112 साल हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर वो एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के लिए। लगभग 125 साल में इस देश में एक भी ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ है जिसे नोबेल प्राइज मिल पाया हो साहित्य के लिए। और एक और आपको इसके ऊपर एक और नई बात ये भी बताऊं कि उन्हें जो पुरस्कार मिला गीतांजलि के लिए, वो दरअसल बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद की हुई पुस्तक है। वो भी अनुवाद पर ही मिला। उन्होंने मूल रूप से वो किताब बंगला में लिखी, लेकिन उसे नोबेल प्राइज़ के लिए कंसिडर करने के लिए उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जाना ज़रूरी था। ये संयोग की बात है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर खुद अंग्रेज़ी में माहिर थे और उन्होंने खुद ही उसका अनुवाद किया, तो इसलिए बीच में अनुवादक की उसमें कोई भूमिका नहीं रही। उन्होंने खुद ही उसका अनुवाद किया, खुद ही सबमिट की और उन्हें वो नोबेल प्राइज़ मिला। लेकिन जो यहाँ पर मुद्दे की बात है वो ये कि पिछले 100-125 सालों में इस देश को साहित्य में केवल एक नोबेल प्राइज़ मिला है, वो भी अनुवाद पर। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए और अनुवादक को उसका श्रेय देना और उसके काम का क्रेडिट देना, उसकी पहचान देना, उसको स्टेज देना, मंच देना, ये बहुत ज़रूरी है। और तभी जो नई पीढ़ी है वो आगे आएगी। जो आपने भी जैसे बात कही कि अनुवादकों को लगता है कि इस काम में कुछ नहीं है, तो वो उसके पीछे ये कारण है कि जब आप किताब छापते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा इस किताब में सीतायन में ऊपर कवर पेज पर मेरा नाम है, तो ये मंजुल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। और ये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो अनुवादक को इतना मान देते हैं कि वो लेखक के नाम के नीचे अनुवादक का नाम भी देते हैं। बहुत से ऐसे प्रकाशक हैं जो ऐसा नहीं करते, वो अनुवादक का नाम अंदर देते हैं या बहुत छोटा देते हैं या देना नहीं चाहते। तो लेकिन मुझे तो ये बात अच्छी नहीं लगती। जब भी ऐसा मुझे देखने में आता है या सुनने में आता है तो ये ठीक नहीं है। और अगर आप अनुवादकों के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अनुवादकों को प्रेरणा देना चाहते हैं, तो इस तरह के टॉक सेशंस उन्हें मंच देना चाहिए, उन्हें बात करने का मौका देना चाहिए और उनके भी मन की बात आपको सुननी चाहिए। और इस तरह के प्राइजेज़ हैं, अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, इनका अपना महत्व है। प्राइज़ और ऑनर सब कुछ नहीं होते, लेकिन फिर भी उनका अपना एक महत्व है। और अगर आप चाहते हैं कि और अनुवादक आपके बीच आएँ, आगे बढ़ें, तो जब आप उन्हें उनका उचित स्थान देंगे, लेखक के बराबर उनको दर्जा देंगे, तो वो ज़रूर आपको और नए अच्छे अनुवादक मिलेंगे।
तो मैं ये कि कहना आवाज चाहता हूँ बस। जी जी। जी तो साहित्य की आवाजाही एक भाषा से दूसरी भाषा तक इसी तरह से रहेगी जब आप जैसे अनुवादक इस तरह से सक्रियता से काम करेंगे। लेकिन मुझे बस एक कमी इस किताब में ये लगी कि नाम तो उन्होंने दिया है और जी आपका मूल लेखक के नीचे ही बिल्कुल, जी। लेकिन इसमें आपका एक कहीं ना कहीं एक संक्षिप्त परिचय भी होना चाहिए जो मैं ढूंढती रही, मुझे नहीं मिला। तो हाँ, ये जी, जी, जी। ये दरअसल दरअसल मेरी ज़्यादातर जो किताबें प्रकाशित होती हैं, उन सभी में लगभग जी मेरा परिचय ये संयोग संयोग की बात है कि इसी किताब में जो है दुर्भाग्य से वो परिचय उसमें शायद गलती से रह गया होगा। कि कोई बात नहीं है, ठीक है, तो वो परिचय आज इस टॉक सेशन के ज़रिए पूरा हो गया और इससे बड़ा और परिचय क्या होगा? इतने बड़े जी मंच पर वैली ऑफ वर्ड्स के इतने बड़े जी मंच पर मुझे बुलाया, आपने बात करने का समय दिया, मुझे सुना, तो जी। इससे बड़ा और परिचय क्या होगा? मैं बहुत-बहुत धन्यवाद चलिए, देता हूँ इसके बहुत लिए बहुत आपका। धन्यवाद करती हूँ आपका, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं जी, हैं और जी, बिल्कुल जी, मन तो ये कर रहा है कि अभी आपसे और सवाल पूछे और सवाल पूछे और सवाल पूछे, जी, लेकिन जो सामने घड़ी लगी है वो इजाज़त नहीं दे रही है। तो अब इस वार्ता को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और बिल्कुल आपसे मुलाकात होगी, हम दिल्ली आएंगे जब और ये पता जी, चला जी, कल ही ज़रूर, कि आप ज़रूर। दिल्ली में ही रहते हैं, तो जी, और जी, जब जी, आपसे बात हो रही थी कि वहीं पे ही आसपास ही रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ बात करके और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपकी ये जो अनुवाद की कृति है ये यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुई है। तो एक बार फिर से आपसे बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, आपने समय निकाला। वैली ऑफ वर्ड्स का आपका बहुत मैं बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अंजुम जी का और वैली ऑफ वर्ड्स की पूरी टीम को। बहुत मेहनत से, बहुत लंबे समय से वो लोग इस पर काम कर रहे हैं और एक इस तरह का आयोजन करने के लिए, इस तरह का लिट फेस्ट इसको आयोजित करने के लिए एक लंबा समय लगता है, बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। मैं पूरी टीम का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, सुना, मुझे समय दिया। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।